हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों को आंसर सहित समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी प्रकार बच्चों, हमसे 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो आंसर सहित चाहते हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलता रहे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, यानी प्रोटीन किस किस पदार्थ में पाया जाता है वो आपको बताना है। आगे देखिए, मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए, यानी मनुष्य के शरीर में इसकी क्या उपयोगिता वो आपको बताना है, ठीक है? देखिए, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपसे 2014, 16, 17, 19, 21 और 22 में पूछा जा चुका है। 23 में क्वेश्चन नहीं आया था, यानी इस बार यानी 2024 में बच्चे इसके आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखें बच्चों, बहुत आसान ही क्वेश्चन है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो पूरा आपको बच्चों इसको देखते देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि इसके जवाब में आपको क्या लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखिए, आपसे पूछा था प्रोटीन के मुख्य स्रोत, ऐड लाएंगे मुख्य स्रोत, ठीक है, आंसर में, ठीक है? अब देखिए, दूध, अंडा, दालें, मछली तथा मांस, यानी जो प्रोटीन है ये इन पदार्थों में पाया जाता है। दूध में, अंडे में, दालों में और मछली और मांस में ही बच्चों पाया जाता है। तो ये तो बच्चों इसके मुख्य स्रोत हो गए कि कहाँ कहाँ प्रोटीन पाया जाता है। आगे पूछा था मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता, तो हेडिंग लगाएंगे मानव शरीर के लिए उपयोगिता, ठीक। अच्छा, क्या है देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जन्म हुआ था तो हम बहुत छोटे थे, टाइम के साथ साथ हम जो बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी हमारे शरीर में क्या हो रही है बच्चे, वृद्धि हो रही है। तो उस वृद्धि में बच्चों कौन सहायक है? प्रोटीन सहायक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? आगे देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों मतलब टिश्यूज का निर्माण करने में सहायक है। यानी जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, उनको बनाने में भी क्या बच्चों ये करती है, सहायता प्रदान करती है, ठीक है? अच्छा, आगे देखिए, आपसे करना है, प्रोटीन पुराने ऊतकों की टूट फूट, जो पुराने टिश्यूज होते हैं उनमें जो टूट फूट उनमें हो जाती है, ठीक है, तो को ठीक करती है। यह जो प्रोटीन है, जो पुराने टिश्यूज होते हैं, जो पुराने ऊतक होते हैं बच्चों, उनकी टूट फूट को भी ठीक करने में ये सहायता करती है, उनको ठीक करती है। और आगे देखिए, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जो प्रोटीन है बच्चों, ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, ठीक है? अच्छा, आगे समझिए, आगे क्या देखिए, परंतु यह कार्य है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। यानी जो प्रोटीन है हमारे शरीर में वृद्धि करती है, हमारे शरीर में ये ऊतकों का निर्माण करती है। तो ये जो कार्य होता है ना, ये कार्य जो कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में होता है। क्लियर है आप लोगों में? तो वही बात बच्चों यहाँ तक ये बताई गई है। अच्छा, आगे समझिए, देखिए आगे बताया गया है, प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून मतलब ब्लड, ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून का पीएच मान ठीक रखती है, ठीक है? तो ये भी याद रखना। देखिए, जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसका जो पीएच मान होता है बच्चों, उसको भी क्या करती है बच्चों, बैलेंस रखती है। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरा? आगे समझते, देखिए आगे क्या, देखिए आगे है बच्चों, जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है, ठीक है, तब एचसीएल अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्ल में जल अपघटित हो जाता है। यानी जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है, ठीक है, कैसे पहुंचेगा? जब हम ये पदार्थ लेंगे, खाने में कौन से पदार्थ लेंगे बच्चों, चाहे हम दूध ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, मछली ले रहे हैं या फिर ये मांस ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चों जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में बनता नहीं है, ये हमें ये बाहर से चीज़ें जब खाते हैं इन चीज़ों तो हमारे शरीर में प्रोटीन आता है। समझ में आ रहा है? तो भाई यहाँ पे बताया गया, देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब एचसीएल अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा ये एमिनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं मतलब जो नसों में, अपने जो शरीर की जो नसें होती हैं, जो नर्व होती है, उनके अंदर जो ब्लड चलता है, ठीक है, तो ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं और रुधिर के प्रवाह यानी खून के दौरान, यानी ब्लड के दौरान प्रवाह के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, ठीक है, जहां पर ये नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो ये इतना बच्चों इस सवाल का जवाब हुआ। क्लियर हुई आप लोगों को मेरा? तो इतना बच्चों आपको ये लिखना होता है और इसके लिए बच्चों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पूरा ही क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सारा क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको आंसर सहित बताना है कि आपको इसके जवाब में क्या लिखना होता है, ठीक है? तो चलिए देखिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
फिनोल अम्लीय क्यों होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसके जवाब में क्या लिखना है, देखिए फिनोल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, लाएंगे फिनोल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, देखिए लिखना है क्या, देखिए वो समझिए। लिखना होता है फिनोल को जब जल में घोला जाता है तो यह जलीय विलयन में H+ आयन तथा फिनोक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनोल अम्लीय होते हैं। तो ये तो इसका थ्योरिकल जवाब हो गया। एक बार फिर समझिए, देखिए आपसे पूछा जाए कि फिनोल अम्लीय क्यों होते हैं, तो क्या देखिए आपको जानना, फिनोल को जब जल में घोला जाता है तो यह जलीय विलयन में H+ आयन, देखिए जैसे आप स्क्रीन पे नीचे देख भी लीजिए, ये फिनोल का सूत्र है। ये बच्चों फिनोल, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, आप देखिए आपको, ये बच्चों फिनोल है। ठीक है, यानी बेंजीन के ऊपर बच्चों OH ग्रुप होगा तो क्या होगा, फिनोल होगा। ठीक है, जब इसको जल में हम घोलते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, H+ आयन मिलता है और ये फिनोक्साइड आयन मिलता है। ठीक है, यही बच्चों फिनोक्साइड आयन है जो बेंजीन के ऊपर O- है। ठीक है, और ये जो फिनोक्साइड आयन होता है ना, ये अनुनाद के कारण क्या होता है बच्चों, स्थायी होता है। क्लियर हो रही है आप लोगों को? क्योंकि बच्चों अम्लों की ये पहचान होती है, जब उनको जल में घोला जाता है तो वह H+ दान देते हैं, H+ प्रदान करते हैं, तो फिनोली बच्चों क्या होता है, H+ आयन क्या होता है बच्चों, प्रदान करता है। इसी वजह से बच्चों फिनोल क्या होता है, अम्लीय होता है। तो वही बात यहाँ लिखिए, देखिए फिनोल को जब जल में घोला जाता है तो यह जलीय विलयन में H+ तथा फिनोक्साइड आयन देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, जो अनुनाद के कारण क्या बच्चों, स्थायी होता है, इसलिए फिनोल क्या होता है बच्चों, अम्लीय होता है। बस इतनी सी आपको ये रिएक्शन होगी, लिखनी होगी बच्चों, इसका जवाब भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से 3 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर बच्चों, 3 नंबर में पूछा जाता है। कितना आसान ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, आप तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बच्चों कि तीसरा क्वेश्चन क्या है जो आपसे बोर्ड एग्जाम पूछे जाने की उनकी पूरी संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन की, क्या देखिए अगला क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बच्चों, कोलराउस के नियम को लिखिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी बताइए। ये भी बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस बार भी देख लेना, इसके 99.9 आने के पूरे चांस है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए कोलराउस के नियम को लिखिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी बताइए। क्वेश्चन तो ये हो गया, आंसर क्या है, इस नियम के अनुसार, मतलब कोलराउस के नियम के अनुसार क्या है, देखिए समझिए इस चीज़ की परिभाषा, समझिए परिभाषा क्या, देखिए किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये तो बच्चे इसका स्टेटमेंट हो गया, ये इसका यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ये भी बच्चों 3 नंबर पूछा था, कितना आसान बात है ये। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। चलिए देखिए एग्जाम्पल देकर समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए NaCl के वियोजन के लिए कोलराउस का नियम। जैसे NaCl को जब पानी के अंदर हम घोलते हैं तो ये Na+ और Cl- देता है। क्लियर हो रही है आप लोग में? ऐसे तो आपने देखा भी होगा। अच्छा, अब कोलराउस का नियम क्या कहता है, देखिए लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, ये जो NaCl लेता है ना, ये क्योंकि जो मोलर चालकता होती है बच्चों लैम्डा ऐसे लिखते हैं, किससे, लैम्डा m से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लैम्डा इन्फिनिटिव है, ठीक है, तो यहाँ जो आपका जो मोलर चालकता के लिए ये जो NaCl बच्चों इसको लिखा गया। अब इसका जो वियोजन Na+ और Cl- के रूप में हुआ है। ठीक है, तो लैम्डा हमने फिर से लिखा वही मोलर चालकता के लिए, जो Na+ था बच्चों आपका ये आ गया, और जो Cl- था बच्चों आपका ये आ गया। ठीक है, तो यही है बच्चों कोलराउस का नियम। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो आज एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा इसके जो अनुप्रयोग पूछे थे, तो 2 अनुप्रयोग देखिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लेकर रखे हैं, देखिए दोनों को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अनुप्रयोग क्या, देखिए अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करने में। इसका जो पहला अनुप्रयोग है बच्चों, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करने में। ठीक है, कोलराउस के नियम का यूज हो सकता है। और दूसरा क्या, देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा की गणना करने में। तो ये 2 इसके बच्चे एप्लीकेशन या 2 अनुप्रयोग हो गए। दोनों ही अनुप्रयोग बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगे। ठीक है, और यही बच्चों आपको याद करने हैं। ठीक है, कितना आसान है, देखिए कोलराउस का नियम भी और इसका एग्जाम्पल भी और इसकी जो डेफिनेशन थी वही बच्चों आप लोगों ने देखी। ठीक है, तो चल देखिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जिसके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है उपसह संयोजक यौगिकों के संबंध में बर्नर के सिद्धांत को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस आंसर में, देखिए इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं इस प्रकार हैं। देखिए इसको जो बर्नर ने सिद्धांत को जो समझाया था बर्नर ने, वो स्टेप बाय स्टेप यानी नंबर वाइज से समझाया था। ठीक है, यानी पूरा एक थ्योरी का पैराग्राफ नहीं था इसके अंदर, नंबर 1 2 1 2 3 4 स्टेप से समझाया था। ठीक है, क्या है देखिए समझते हैं। पहला नंबर क्या है,
उप सह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, तो नंबर 1 लिखना है। देखिए उप सह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। तो ये इसका पहला टॉपिक हो गया। क्या बताया उन्होंने कि उप सह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। क्लियर हो गया आप लोग मेरी बात? आसान है बहुत। चलिए अगला देखिए, अगला क्या देखिए, दूसरा क्या है, केंद्रीय धातु में अपनी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसको वो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करने की होती है, प्रवृत्ति होती है, यानी वो उसको संतुलित कर लेता है। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, केंद्रीय धातु में अपनी प्रारंभिक और द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या देखिए, तीसरा देखिए बच्चों है, प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक होती हैं, मतलब वो आयन में वियोजित नहीं होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं क्या होती हैं, आयनिक होती हैं, तो वो आयनों में वियोजित हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको बस ज़्यादा भी डिटेल में जाना नहीं है, आपको केवल याद ही तो करना है। तो आपको याद करना होगा प्राथमिक संयोजकता आयनिक, ठीक है, और तथा द्वितीयक संयोजकताएं क्या होती है बच्चों, आयनिक होती हैं। क्लियर हो गई? चलिए अगला समझते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर इसका, केंद्रीय धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या निश्चित होती है। समझ में आ रहा है? देखिए फिर समझा रहा हूं, आपको नंबर 4 पे याद रखना, केंद्रीय धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको ये याद करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या देखिए, अगला है बच्चों, केंद्रीय धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु के चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इसका 5वां हेडिंग हो गया, 5वां नंबर हो गया। और यही बच्चों आपको लिखना होता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, ये 5 नंबर में आता है। कितने नंबर आता है बच्चों? 5 नंबर में आता है। ठीक है, जिसके लिए बच्चों आपको ये 5 नंबर आपको याद करने होंगे। बहुत आसान है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों पूरा याद हो जाएगा। और मैंने देखिए शॉर्ट करके लिखवाया आप लोगों को, बुक से याद करोगे तो वही बहुत बहुत बड़ी हेडिंग है ये 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी मैंने आप लोगों को बहुत कम समय बच्चों बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिसके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन है, परासरण दाब को परिभाषित करो। परासरण दाब को परिभाषित करो तथा परासरण दाब का सूत्र भी लिखिए। तो ये बच्चों अगला क्वेश्चन है, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने की बच्चों पूरी संभावना है। क्या लिखना है देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। हेडलाइन परासरण दाब क्या, देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर, किस पे बच्चों, विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? कितना आसान है। यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान बच्चों डेफिनेशन हो गई। अब परासरण दाब का ऐसा फार्मूला आपसे पूछा है, सूत्र पूछा, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो परासरण दाब का सूत्र क्या, देखिए परासरण दाब को हम कैसे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं, इस बात को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाई बराबर होता है बच्चों WHT/m, और परासरण दाब का जो मात्रा होता है जो बच्चों वायुमंडल होता है। अब ये जो W है बच्चों, ये होता है विलय का भार। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। देखिए यहाँ W बच्चों विलय का भार है ये, ठीक है, और जो S बच्चों विलयन नियतांक है, और T बच्चों ताप है, और M बच्चों विलय का अणुभार है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये बच्चों उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों यही 4-5 जो क्वेश्चन थे, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की बच्चों पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चनों का आंसर सहित वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो एक बार वीडियो लेक्चर को बच्चों लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं बच्चों वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो पाने के लिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो उसके लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों से मुझे मिलता रहे। तो मैं बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।